नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची कर रहे विपक्ष के गठबंधन इंडिया समूह की। काफी नानुकुर और इंतजार के बाद विपक्षी घटक ने सीटों पर समझौते के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन यहां तक पहुंचने में भी 28 पार्टियों के इस ग्रुप को 8 महीने का वक्त लगा। कांग्रेस के नेताओं ने आज महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को लेकर दोनों राज्यों की जो बड़ी पार्टियां हैं, महाराष्ट्र की जैसे शिवसेना उद्धव और एनसीपी के पवार गुट वाली, और यूपी की समाजवादी पार्टी, इनके नेताओं के साथ पहले दौर की बातचीत करने का मन बनाया है। कुछ बातचीत चल रही है, कुछ बातचीत होने वाली है। इसी सिलसिले में सोमवार को आम आदमी पार्टी के साथ भी पहले दौर की बातचीत कांग्रेस के नेताओं ने शुरू की थी। क्या कुछ हो रहा है बातचीत में, ये सुनते हैं। अपने अपने एरिया में वो तो कर रहे हैं और हमारे लोग भी जिस जिस जगह जो पूछना है वो हमारी कमेटी जाके पूछ रही है, तो वो जल्द से जल्द निपटा लेंगे। आज प्राथमिक मीटिंग है, प्रीलिमिनरी मीटिंग है, इसमें क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन होगा और कौन सा क्राइटेरिया लेना, जैसे सीटिंग सीट के बारे में कुछ हो सकता है। जैसे समझो XYZ सीट हमने कॉन्टेस्ट किए, हमारे दूसरे साथी ने भी कॉन्टेस्ट किए और उसमें जो हम हारने में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलता है, इसकी सहायता दे सकती है क्या। इसी तरह से क्राइटेरिया इस पर आज बहस होगा। सीट शेयरिंग को लेकर भले ही कांग्रेस ने अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की है, लेकिन जो खबरें सूत्रों के हवाले से बाहर निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक सीट समझौता करना बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी हैसियत या क्रूड भाषा में बोले तो अपनी अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर सीटें चाह रही हैं। सबको लग रहा है कि विपक्ष में एकजुटता बनी रही तो बीजेपी को चुनौती देने में थोड़ी आसानी हो सकती है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के विरुद्ध हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि आप एक कैंडिडेट होंगे, यानी विनिंग प्रोबेबिलिटी पहले के चुनावों के मुकाबले 2024 के चुनावों में कहीं ज्यादा इस विपक्षी गठबंधन को दिख रही है कि अगर जीते तो चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वोट काटने वाली पार्टियां सब साथ पे एक साथ हो गई हैं। इसीलिए सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने हिस्से में आज की तारीख में लेना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने कहा अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें हर पार्टी चाह रही है। और एक और बड़ी बात है कि बहुत सी पार्टियां पहली बार गठबंधन करके चुनाव में जा रही हैं, वो भी एक बड़ा पेच है। अभी तक विरोध करते रहे अलग अलग राज्यों में, लेकिन अब एक साथ बैठ रहे हैं बीजेपी को हराने के नाम पर। ऐसे में इंडिया ब्लॉक की इन पार्टियों के बीच बात बनने में या तो काफी समय लग सकता है, या डर इस बात का भी है, कुछ विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि बातचीत कहीं बीच में ही फेल ना हो जाए। लेकिन अगर बीते 5 लोकसभा चुनाव यानी बीते 25 साल का इतिहास देखें तो सीटों पर समझौता करने की एक तस्वीर सामने जरूर आ सकती है। गठबंधन की फांस बने 5 राज्यों के 1999 के आम चुनावों से आगे के आंकड़े आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि आखिर गठबंधन कैसे हो सकता है। तो जो 5 राज्य आज हमने आपके लिए निकाले हैं वो है महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली और बंगाल। तो सबसे पहले इस राज्यों पे बात करें उसके पहले बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मयंक कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि हमारे सहयोगी हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं। पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे हमारे साथ मयंक जी, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उस फिगर पर भी आए कि इस इतिहास के आधार पर वर्तमान में कितनी सीटों की हैसियत किसी एक पार्टी की है। तो सबसे पहले बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र के आंकड़े आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए 1999 से लेके अभी तक के जो आंकड़े हैं 2019 के चुनावों तक के, यानी 5 लोकसभा चुनावों के, तो वो आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो सीटें हैं वो नीले रंग में दिखाई गई हैं, एनसीपी की सीटें काले रंग में होंगी, शिवसेना की सीटें लाल रंग में होंगी। कांग्रेस 10 पे थी 99 में, फिर 17 तक गई 2009 में, और 19 में आके वो 4 पे आ गई। उसी तरीके से अगर एनसीपी की बात करें तो 6 पे थी, 9 पे पहुंची, फिर 8 पे आई, फिर 2 पे आई, और 19 के चुनावों में 1 सीट पर आ गई।
और अगर शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ती रही। पहले 15 पे थी वो 99 में, जो 19 तक आते आते बढ़कर 18 पर आ गई थी। ये सीटें शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़के जीती हैं। अब शिवसेना का एक धड़ा, जो कि मेन धड़ा कहा जाता है, लेकिन हालांकि पार्टी का सिंबल उसको नहीं मिला है, वो इस गठबंधन के साथ है। मयंक जी, इस आंकड़ों को देखें, अब मैं आपके सामने ग्राफिक रखा हुआ है महाराष्ट्र का, आपको क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी किसको? शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, पवार और कांग्रेस? उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें महाराष्ट्र का, कि वहाँ बहुत कुछ बदल गया है। और पहली बार, जैसे आपने पहले भी बताया, कि शिवसेना पहली बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव लड़ेगी, ये पहला हो रहा है। दूसरा जो पहला हुआ है कि शिवसेना में डिवीजन हो गया है, एनसीपी में भी डिवीजन हो गया है, सिर्फ कांग्रेस अनडिवाइडेड है। इसीलिए हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते वक्त हमको थोड़ा सा ये कैविएट देना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन जितने भी डेटा पॉइंट और जो भी क्राइटेरिया सीट शेयरिंग के लिए रेलेवेंट होगा, एक होगा इंटरनल, सभी पार्टी हमें पता है कि सभी पार्टियां जो है इंटरनल सर्वे कराती है, वोट शेयर का ख्याल रखा जाता है, रिसेंट इलेक्शन को, हिस्टोरिकल एवरेज को, सारे पैमाने पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में शिवसेना, अनडिवाइडेड शिवसेना, अब शिवसेना जो है वो डिवाइडेड है, तो वो भारी है। अब किसी भी डेटा पॉइंट को लेकर, बिल्कुल, जैसे लोकसभा चुनाव 2019 का अगर देखें तो शिवसेना के पास सबसे बड़ा इस ब्लॉक में 18 सीट है, एनसीपी के पास 4, कांग्रेस के पास 1। उसके ठीक बाद जो असेंबली इलेक्शन हुआ, उसको अगर लोकसभा में एक्सट्रापोलेट करें तो उसमें भी शिवसेना भारी है। 10 सीट पे उसकी बढ़त थी और 9 पे एनसीपी की, 8 पे। वोट शेयर में अगर देखें कि 30% हमने बेंचमार्क लिया कि 30%, चूंकि इतना मल्टीपोलर कंटेस्ट रहा है महाराष्ट्र में, तो 30% का नंबर जो है सिग्निफिकेंट है। 30% का अगर, तो लास्ट चुनाव में 18 सीट पे कांग्रेस को 30% वोट शेयर मिला था, 30% और उससे ज़्यादा। 15 पे एनसीपी को और 23 पे शिवसेना को। तो इस मामले में भी शिवसेना भारी है। हिस्टोरिकल एवरेज में अगर देखें हम, जैसा आपने बताया कि 5 इलेक्शन का एवरेज, तो नंबर 1 का एवरेज अगर निकालें तो शिवसेना का एवरेज आता है 15, एनसीपी का एवरेज आता है 6 और कांग्रेस का आता है 9। तो इसमें भी शिवसेना आगे है। तो इसीलिए मोस्ट लाइकली जो फॉर्मूला लगता है कि शिवसेना शायद इस पे मान जाए कि मेरा 18 एग्जिस्टिंग सीट हमको मिल जाए और बाकी जो बचे 30 सीट्स वो स्प्लिट हो जाए, और उसमें एनसीपी और कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी कि एलआई जो है, जैसे प्रकाश आंबेडकर का नाम अनाउंस कर दिया गया ऑलमोस्ट, क्या कोला से वो लड़ेंगे, उसी तरह वो राजू शेट्टी शेतकारी संगठन की, उनकी पार्टी, तो 1-2 सीट उनको एकोमोडेट करना पड़े। ये तो मोटा मोटी जो लग रहा है फॉर्मूला, सारे डेटा पॉइंट्स को देखते हुए 23 सीटें मांगी हैं। हाँ, लेकिन ऑफिशियली बोला, हाँ, तो वो 23 सीट उनका लॉजिक है कि 23 सीट पे उनका जो है 30% ज्यादा वोट शेयर 23 सीट पे मिला है। लेकिन शायद वो नहीं होगा, क्योंकि तो क्या होगा, क्या होना, मैथ्स क्या केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैथ्स की बात कर रहा हूं। मैथ्स जो है मोस्ट लाइकली जो हो सकता है वो है 18 शिवसेना, 15 कांग्रेस एनसीपी, और कांग्रेस और एनसीपी को ये जिम्मेदारी होगी कि छोटे छोटे जो एलआई को जोड़ेंगे उसको अपने कोटे से एक आध 2। तो 18 शिवसेना, 15 कांग्रेस एनसीपी, और इन कांग्रेस एनसीपी के कोटे से सीट निकलेंगी शेतकारी संगठन की और प्रकाश अम्बेडकर जी। कांग्रेस का बस लेकिन ये हो सकता है काउंटर कि हम तो अनडिवाइडेड हैं, आप लोग डिवाइडेड हैं। अच्छा, तो ये बातचीत चल रही है दिल्ली में, पहले दौर की बैठक चल रही है, कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। मेरे सहयोगी वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे मयंक जी, दर्शकों को भी दिखाएंगे। प्रशांत मेरे साथ जुड़ गए। प्रशांत, महाराष्ट्र का सीटों का फॉर्मूला क्या तय हुआ? ब्रेकिंग न्यूज क्या है आपके पास? देखिए, अभी संजय राउत ने इस बात की घोषणा की है कि तीनों पार्टियों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। उन्होंने दावा किया कि कोई अब झगड़ा नहीं है, पूरा मामला सुलझ गया है और पूरी सहमति बन गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इन 3 पार्टियों के अलावा जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है वो भी हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में रहें और वो भी इसका हिस्सा है। मतलब 4 पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है सुमित कि कितनी पार्टियां को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन एक जानकारी जो मुझे अभी फिलहाल मिल पाई है वो ये कि हो सकता है कि शिवसेना सबसे बड़े भाई की भूमिका में रहे। अब उसको सीटें कितनी मिलेंगी इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। संजय राउत ने कहा कि 2-3 दिनों के बाद इस पे हम लोग विचार करके उस पर बातचीत। शिवसेना 23 सीटें मांग कर रही थी,
23 पे मान जाएंगे कांग्रेस एनसीपी? नहीं, 23 सीटों पर शिवसेना का ये दावा था कि 23 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, जिसमें 18 पर उन्हें जीत मिली थी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 23 तो शायद नहीं मिल पाए, लेकिन शिवसेना का दावा ये है कि 18 सीटें उन्होंने जीती थी और 18 कम से कम उनको जरूर मिलनी चाहिए। मैं इतना सुमित आपको अभी कंफर्म कर सकता हूँ कि सबसे बड़े भाई की भूमिका संभवतः शिवसेना को मिलने जा रही है महाराष्ट्र में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस अपडेट के लिए। तो शिवसेना, जैसा कि मयंक जी मैथ्स के हिसाब से उम्मीद लगा रहे थे कि 18 सीटें सबसे बड़े ब्लॉक के तौर पर शिवसेना को मिलेंगी, वही बात आज जो बैठक चल रही है, वहां जो अंदर कमरे की जो केमिस्ट्री है वो भी ये इशारा कर रही है कि शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी होगी, जैसा कि प्रशांत वहां से बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, अब हम अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है बिहार का। बिहार के आंकड़े हमको दिखाने चाहिए। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 5 चुनावों की हम बात कर रहे हैं, 99 से लेकर 2019 तक के। अब आप देखिए किस तरीके से आरजेडी का आंकड़ा ग्रीन कलर में है, आपके सामने ग्राफ है। 6 सीट पे थी 1999 में, 2019 के चुनाव आते आते 0 पे आ गई थी। आरजेडी पहले अकेले लड़ती रही, उसके बाद फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी और अभी स्थिति यही कि 0 सीट पर है। जेडीयू, पहले ये अलग लड़ते थे, जेडीयू की सीटें भी हमको दिखा देनी चाहिए। जेडीयू ने 18 से शुरू किया, फिर नीचे गई 6 पे आई, फिर ऊपर गई 20 पे आई, फिर नीचे गई 2 पे गई, फिर 19 के चुनाव में 16 सीटें जीते। तो जेडीयू के पास आज की तारीख में 17 सीटें लड़कर 16 लोकसभा के सांसद हैं। जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ती रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली सी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पिछली बार गठबंधन में आरजेडी के साथ लड़ी है। कांग्रेस नीले रंग में आपके सामने है, 4 से 6 पे गई, 3, 2 और पिछली बार 1 सीट आई, यानी कांग्रेस के पास एकमात्र सांसद है आज की तारीख में। अब मयंक जी हमको बताएंगे इस मैथ्स के मुताबिक, इस 5 चुनावों के इतिहास के मुताबिक क्या कह रहा है, कितनी कितनी सीटें इन तीनों पार्टियों के बीच बंटने वाली हैं 40 में से। जैसा सारा डेटा पॉइंट इंडिकेट कर रहा था महाराष्ट्र के लिए कि शिवसेना सबसे बड़ा प्लेयर होगा, यहाँ सारे डेटा पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी। तो पिछली बार तो 0 थी आरजेडी। पिछली बार 0 थी, लेकिन सारे डेटा पॉइंट, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो 22 सीट पे आरजेडी आगे थी और उसमें 22 और जेडीयू गिर गई वहाँ। कांग्रेस का भी पोजीशन खराब है। तो आरजेडी 0 पे थी, लेकिन 18 सीट पे नंबर 2 थी। 30% वोट शेयर में 13 सीट पे आरजेडी को 30% से ज़्यादा वोट शेयर था, 17 पे जेडीयू और 7 पे कांग्रेस। सारे डेटा पॉइंट और इंडिकेट कर रहे हैं कि आरजेडी को अपर हैंड है, लेकिन शायद वहाँ नीतीश की जिद के चलते शायद हो कि बराबरी में बढ़ जाए, 16-17 मोस्ट लाइकली, और कांग्रेस को 6-7। पिछली बार कांग्रेस 10 पे लड़ी, 9 पे लड़ी थी। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा, चूंकि असेंबली इलेक्शन में परफॉर्मेंस कांग्रेस का बहुत खराब रहा। इस बार भी 10 सीटें मांग रही, सुना है 10 सीट मांग रही है, लेकिन 10 सीट मिलेगा। क्या हैसियत है कांग्रेस की, कितनी पहले मिली? 10 सीट इसीलिए मिली थी कि आरजेडी सबसे बड़ा गठबंधन का पार्टनर था, कांग्रेस थी और लेफ्ट पार्टी छोटे प्लेयर थे। अब वो सिचुएशन एक और बड़ा प्लेयर कोalition में आ गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। तो मोस्ट लाइकली फॉर्मूला जो होगा 16-17 आरजेडी, जेडीयू का 16-17 उतना ही, और 6 से 7 में कांग्रेस, और इसमें से है कि एक माले को सीट, हाँ, एक सीपीआई सीपीएम में से किसी को और एक सीपीआई एमएल। तो मैथ्स ये कह रहा है दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए, कि 16-17 सीटें 40 में से आरजेडी और जेडीयू के बीच हो सकती है, नहीं यानी ये तो 32 होंगी या 34 होंगी अगर दोनों को जोड़ लिया जाए। बची हुई जो सीटें हैं वो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच आपस में बटेंगी। इस तरह की खबरें एनडीटीवी इंडिया लगातार आपको दिखाता रहा है, बताता रहा है। अब चलेंगे अगले राज्य की ओर जल्दी जल्दी, क्योंकि हमको 5 राज्यों की बात करनी है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में क्या कहते हैं आंकड़े? पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2 बड़ी पार्टियां जिनके बीच इंडिया में सहयोगी हैं, उसके आंकड़े देखिए। यहाँ पे 2 ही फिगर होंगे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी तो अभी आई है। कांग्रेस की सीटें देखिए 1999 में 8 थी और मैक्सिमम भी 2019 में आकर भी 8 ही रही हैं। तो 8 के ऊपर कांग्रेस पार्टी कभी गई नहीं है पंजाब में लोकसभा चुनावों में। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी तो अभी 10 साल पहले बनी है, 12 साल पहले 2 चुनाव लड़े हैं। तो एक बार 4 सीटें जीती उसने और एक बार 1 सीटें जीती। तो ऐसे में क्या गणित निकलेगा, क्या मैथ्स क्या कहता है, मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी, ये आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? 13 सीटें हैं पंजाब में, कैसे बटेंगी? अब इसमें आम आदमी पार्टी का आर्गुमेंट हो सकता है कि
हमार हिस्टोरिकल एवरेज हमारे केस में तो अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो रिसेंट पार्टी हैं, 2013 में बने हैं और 2 ही इलेक्शन लड़े हैं। तो हिस्टोरिकल एवरेज को छोड़ दिया जाए, मोस्ट रिसेंट वाले को ले लिया जाए। मोस्ट रिसेंट में 2 है, एक तो 2019 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद 22 का विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव को अगर देखें और उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो आम आदमी पार्टी का क्लेम 11 सीट पे बनता है। अच्छा, लेकिन हिस्ट्री जो सजेस्ट करता है कि कांग्रेस हैज ऑलवेज बीन मच बिगर प्लेयर पंजाब में। हाँ, कांग्रेस का हिस्टोरिकल एवरेज देखें तो 6 सीट पे बहुत मजबूत है। 30% वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 2019 में 1 सीट पे आम आदमी पार्टी को 30% ज़्यादा वोट मिला था और कांग्रेस को 12 सीट पे मिला था। तो सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो आम आदमी पार्टी का ये हो सकता है कि हम बिगर प्लेयर होंगे, तो 7 और 6 का फॉर्मूला शायद। मैं दिल्ली के आंकड़े भी दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ भी ये दोनों पार्टियां हैं और ये भी आपस में फंसी हुई है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार यहाँ रही है, लेकिन सांसद सारे के सारे भाजपा के हैं। तो दिल्ली के आंकड़े भी आपके सामने हैं। दिल्ली में कांग्रेस 0 पे थी 1999 में और 19 आते आते फिर 0 पे हो गई। बीच में 7 सीटें जीती थी जब यूपीए 2 का जमाना था। और अब अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 0 पे ही रही है, 4, 14 में भी और 19 में भी। तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, अगर दोनों राज्यों के बीच मिलकर बातचीत चलती है, तो क्या ये वही, अगर वहां 6-7 हैं तो दिल्ली में 3-4 हैं, ऐसे आपस में एडजस्ट कर लो टाइप्स? मोस्ट लाइकली, हाँ, मोस्ट लाइकली वही रियल समझौता यही होने वाला है, कॉम्प्रोमाइज। हाँ, ये रियल समझौता वही हो रहा है और डेटा पॉइंट भी ऑलमोस्ट वही इंडिकेट कर रहा है कि हिस्टोरिकल एवरेज देखेंगे तो कांग्रेस का 3 स्ट्रॉन्ग होल्ड कह सकते हैं कि 3 सीट पे प्रोबेबिलिटी उसकी जीतने की ज़्यादा है और 3 पे नंबर 2। तो 3 क्लेम बनता है और 3 आम आदमी पार्टी देने के लिए तैयार ही भी है, जैसे रिपोर्ट्स आ रही है। तो 4-3 का फॉर्मूला यहाँ, और स्टेट गवर्नमेंट है, वॉलंटियर्स है, वर्कर्स का बड़ा फोर्स है उसका, आम आदमी पार्टी का। पर एक चीज हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पंजाब में अगर आप हमसे सीटें लेना चाह रहे हो, पंजाब और दिल्ली में से, क्योंकि हमारी सरकारें यहाँ रही हैं, हमारी सरकारें हैं और बहुत बड़ी बड़ी विधानसभा में सरकारें हैं, तो हमको उसके बदले में हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी कुछ कुछ सीटें कांग्रेस से चाहिए होंगी। यहाँ पर बातचीत कल अटकी थी और ये क्या हल निकलेगा, ये बड़े लेवल की जब बातचीत होगी, जब अरविंद केजरीवाल और खड़गे साहब जैसे नेता बैठेंगे, तब शायद कोई हल निकले। अब 5वां और आखिरी राज्य जिसकी तरफ चलते हैं वो है बंगाल का। ये भी बहुत टेढ़ी खीर है। यहाँ पे ममता बनर्जी के हाथ में कमान है। ममता बनर्जी, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के बीच क्या संबंध है वो छुपे नहीं है, दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस हरे रंग में है। आंकड़े देखिए, 1999 से लेकर 2019 के बीच में तृणमूल का लगातार फिनोमिनल राइज है। 8 पे थी, 1 पर आई, 19 पे गई, 34 तक गई और अब 22 पे इस बार। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के को नुकसान पहुंचाकर तृणमूल कांग्रेस को यह फायदा पहुंचा, क्योंकि कांग्रेस से टूट के तृणमूल बनी थी। 99 में 3 सीट थी कांग्रेस की और 2019 में 2 सीटें हैं। मैक्सिमम जो जीती है वो 2009 में, जब वो 6 में जीती है। एक क्विक कमेंट देना चाहूंगा और नंबर्स के साथ बात करना चाहूंगा, समय की कमी है। मयंक जी, यहाँ कितनी सीट दे रहे हैं आप? यहाँ अधीर रंजन साहब का सुनने थे क्या कि हमको 5 से कम नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन किसी भी हालत में, किसी भी डेटा पॉइंट को देखें तो वो 5 का क्लेम बनता नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम 2 से 4। तो 2 तो उनकी सीटिंग है अभी, 2 सीटिंग है, एक आध और एकोमोडेट हो जाए, उससे ज़्यादा। हर डेटा पॉइंट के हिसाब से टीएमसी बहुत मजबूत है। रिसेंट असेंबली इलेक्शन भी देख लें तो उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो उसमें उसके हिसाब से 32 सीट बनता है टीएमसी का। 30% वोट शेयर का अगर देखें तो 40 सीट पे टीएमसी का 30% से ज़्यादा वोट शेयर था, कांग्रेस का सिर्फ 2। किसी भी हिस्टोरिकल एवरेज देखें तो कांग्रेस का 2 से ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा है। तो किसी भी डेटा पॉइंट के हिसाब से 5 का क्लेम नहीं बनता है, 2 से लेके 4 तक एकोमोडेट हो जाए। ये बात मयंक जी ने बिल्कुल साफ कर दी कि कांग्रेस के नेता बंगाल से चाहे जो कुछ बोलता रहे, लेकिन दिल्ली आते आते उनकी सीटें जरूर कम हो जाएंगी, क्योंकि कम से कम डेटा यही कह रहा है। और जो अंदर खाने की केमिस्ट्री की बातें निकल कर आती हैं वो भी यही, मैथ्स भी यही कह रहा है, केमिस्ट्री भी यही कह रही है। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत रही। शुक्रिया मयंक जी इस चीज़ों को समझाने के लिए। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आखिर में, इसीलिए हमने कहा कि ये इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग का मामला इतना आसान नहीं जितना लग रहा है, क्योंकि अभी एक सीटों ने मोटी मोटी तस्वीर रखी है। जब सीट पर बात होगी तब और बातचीत फंसेगी कि मैं सीट पर लड़ना चाहता हूँ, नहीं वो सीट तो हमारी थी, वहाँ तो मेरा बड़ा नेता है। वो दिक्कतें भी आगे जाकर आएंगी। इसीलिए लगता है कि ये सीट शेयरिंग की कहानी जो 8 महीने की देरी से शुरू हुई, उसको खत्म होते होते कहीं 10 महीने ना लग जाए, इसका हमको इंतजार करना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी बात करने के लिए। वक्त हो रहा ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी हम भारत के लोग जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
आज कोलकाता में संगीत का एक सुर खामोश हो गया। 55 साल के जाने माने शास्त्रीय गायक राशिद खान साहब आज कैंसर की वजह से कोलकाता के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो रामपुर सहसवान घराने की परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में रहे। बॉलीवुड में आओगे तुम साजना गीत से उनको एक अलग ही शोहरत मिली। और रात 9 बजे खबरों की खबर में आज खास होगा, बेटे की हत्या एक मां कैसे कर सकती है। बड़ी रिपोर्ट रात 9 बजे।